हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ओसवाल के कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर के, जो जिस तरह के सवाल मतलब आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आपको कई तरह के सवाल मिलने वाले हैं। कई ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चंस भी होंगे, कई सब्जेक्टिव भी होंगे। अब बच्चों को ये लगेगा कि सर, पेपर हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है, आप क्यों हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इवन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता है जब आपको ये पता होता है कि एक जवाब उसका सही है लेकिन बाकी के तीन गलत क्यों है। तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो सभी तरह की क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए और आगे के लिए भी आपको हेल्प मिलती है। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लोग देने जाते हो सभी में ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही आता है, राइट। तो मिले जुले आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों करनी है। इस वीडियो में आपको सभी तरह के सवाल जो है वो मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, डायग्राम बेस्ड भी, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से बन सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है यहाँ पे बच्चों, द क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज which is the reproduction is essential for living organism in order to। अब रिप्रोडक्शन एक, हमें पता है कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो होती नहीं, यानी कि उसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है आसानी से। लेकिन वहीं अगर दूसरी लाइफ प्रोसेसेस उसकी बॉडी में रुक जाए, डाइजेशन रुक जाए, या मैं कहूँ सर्कुलेशन रुक जाए, या फिर एक्सक्रीशन की प्रोसेस हार्म हो, तब उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रिप्रोडक्शन ना भी हो तो एक बार को चलेगा बच्चों। सो कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव या फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में भी इसका कोई रोल प्ले नहीं है। मेंटेन करता है ग्रोथ को। किस तरह की ग्रोथ? ऐसा कोई बॉडी ग्रोथ वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ कोई पहले शॉर्ट था फिर डॉर्फ टॉल हो गया, तो ऐसा कोई नहीं। कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कंटिन्यू करके रखता है। स्पीशीज लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, इंडिविजुअल लेवल के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा एक स्पीशीज लेवल के लिए ये ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बच्चों इसका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो वह वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, जहां पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन तब भी एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा है। अब वेजिटेटिव जो है वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन कौन से पार्ट से नया प्लांट जो है वो बन सकता है। न्यू प्लांट के बारे में पूछा गया है यहाँ से। लाइक स्टेम है, रूट है, फ्लावर है। स्टेम, रूट और लीव्स। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि स्टेम, रूट और फ्लावर से नहीं, नया प्लांट नहीं। फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टेम, रूट्स और लीव्स जो है वो बन जाएगा, यानी कि हमें जवाब हमारा पहले मिल गया। यहाँ पे फ्लावर है, फिर फ्रूट है, लीव, फ्लावर तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ लगाए गए हैं। कैरेक्टर्स दैट ट्रांसमिटेड, कैरेक्टर्स दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। कहां से? कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करते हैं वो? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स। यहां सिमिलैरिटी की बात की गई है, यहां वेरिएशन के बारे में बात की गई है। बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद द पेरेंट्स, नाइदर सिमिलैरिटीज नॉर वेरिएशन। ये चीज आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई है। तो भाई अगर हम देखें तो क्या सिर्फ हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है? तो ऐसा तो नहीं है। क्या सिर्फ वेरिएशन देखने को मिले? वो भी नहीं है। दोनों ही सिमिलर भी होते हैं पेरेंट से और वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं, जिसे आप सटल चेंजेस बोलते हो, होते हैं ना, कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे तो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, है ना। इस दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसकी आइडेंटिकल नहीं है, एक्सेप्ट दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि कौन सी इसमें से डिजीज जो है वो एसटीडीज के अंदर नहीं आती, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आती। सिफाइलिस की बात करूं, गोनोरिया की बात करूं, तो ये दोनों जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आसानी से एसटीडीज यानी कि जो
एक इन्फेक्टेड पार्टनर से ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती हैं उसके एक हेल्दी पर्सन में, या फिर एक उसके हेल्दी पार्टनर में, इन्फेक्टेड से हेल्दी पार्टनर के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी तरह जो हम बात करते हैं HIV की, तो ये बात तो आप लोग जानते हो कि एक STD के अंदर आता है। बचा कौन? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो है वो एक किसके अंदर नहीं आता, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन सभी उसके अंदर नहीं आते जो STD से ट्रांसफ़र हो। हेपेटाइटिस A है, B है, C है, D है, इस तरीके से देखते हैं। तो इसको हम रखेंगे कि जो STD के अंदर नहीं आता, तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हमें मिल गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल। सेल की कोई एबिलिटी, यानी कि सेल जो डिवाइड हो रही है इनटू सेवरल सेल्स में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, बट लेकिन यीस्ट हमें देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन अलग हो गया अमीबा में, तो मल्टीपल फिजन इसको बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, रिडक्शनल डिवीजन तो हमें जर्म सेल्स में देखने को मिलता है, जैसे मियोसिस की प्रोसेस भी हम बोलते हैं। तो मल्टीपल फिजन जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों इसका एकदम करेक्ट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट दैट टेक्स प्लेस थ्रू द बडिंग इन यीस्ट हमें देखने को बच्चों मिलती है। तो आप देखते हो ना, अमीबा बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, लेशमानिया भी बाइनरी फिजन, राइट। तो बचा कौन? यीस्ट। बडिंग इन यीस्ट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अभी काफी सारे और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं जो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो देखते हैं जरा आगे किस तरह के सवाल जो इसमें बन सकते हैं। लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए पॉलन ट्यूब आप लोगों ने देखा है बच्चों, आप लोगों ने ये डायग्राम तो पढ़ा ही होगा, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डायग्राम आप लोगों ने अपनी NCERT के अंदर देखा ही होगा, और आप लोग जानते हो कि इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, जब भी कोई पॉलन ग्रेन आता है, जब भी कोई पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन के आने पे बनती है क्या, यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका? पॉलन ट्यूब का। और पॉलन ट्यूब जो है, जो भी यहाँ पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं इस ओवरी के अंदर, तो यहाँ तक उसका फॉर्मेशन होता है, राइट। यही तो ट्रांसफर करेगी ना, मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, यहाँ लेंथ के बारे में पूछी गई है। तो पॉलन ट्यूब जो ये बनी है बच्चों, पॉलन ट्यूब ये जो बनी है, ये पॉलन ट्यूब की लेंथ हम कहां से लेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये वाला रीजन हो गया इसका स्टिग्मा रीजन, और ये वाला पोर्शन हो गया इसका स्टाइल रीजन, करेक्ट है एकदम। और ये वाला जो रीजन हो गया, ये हो गया ओवेरी, और अंदर जो हम बात कर रहे हैं किसकी? ओव्यूल के बारे में। तो यहां से ही तो पॉलन ट्यूब की लेंथ को मेजर किया जाएगा, यहां तक जहां पे पहुंच रही है, करेक्ट एकदम। So length of the pollen tube depends on the distance between the pollen grains and the upper surface of the stigma। क्या सिर्फ upper surface stigma की? वैसे तो नहीं होगा। pollen grain on upper surface of the stigma and the ovule, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। pollen grain in anther and upper surface of the stigma, ये भी नहीं होगा। upper surface of the stigma and the lower part of the style, style का lower part यहाँ तक हुआ, तो यहाँ तक भी नहीं, क्योंकि gametes को तो यहाँ तक पहुंचना है ना। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि pollen grain on upper surface of stigma and ओव्यूल तक की लेंथ को हम लोग इसके अंदर मेजर करेंगे। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी जो है वो बच्चों बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट सीक्वेंस यहां पूछा गया है। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। फ्लावरिंग प्लांट में करेक्ट स्टेज क्या होगी? तो सबसे पहले गैमेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि जब तक गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा तब तक कैसे आप उसका आगे जाइगोट बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेज उसकी जाइगोट होती है, ये भी ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और फ्लावरिंग प्लांट में क्या बनते हैं बाद में? सीडलिंग जो उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे गैमेट्स हैं, एम्ब्रियो पहले नहीं आएगा, पहले गैमेट के बाद ये आएगा। और ये दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर दिए हमने, ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि पहले यहाँ पे जाइगोट और सीडलिंग की बात की गई है। लेकिन सबसे पहले हमें गैमेट चाहिए फ्यूज कराने के लिए, करेक्ट एकदम, और यहाँ गैमेट लास्ट में। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक स्टूडेंट है व्हाइल ऑब्जर्विंग एन एम्ब्रियो ऑफ अ ग्राम सीड, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेज है, जरा देख लो। एक स्टूडेंट है, आप हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एम्ब्रियो को ऑफ अ ग्राम सीड, लिस्टेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एज लिस्टेड बिलो, लाइक टेस्टा है, माइक्रोपाइल है, कॉटलिडन है, टैगमन है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है।
On examining the list, the teacher commented that only 3 parts are correct. टीचर कहते हैं कि सिर्फ 3 पार्ट्स करेक्ट है. सेलेक्ट दिस 3 करेक्ट पार्ट्स. आपको इसमें से करेक्ट 3 पार्ट्स को बताना है कि इतने सारे पार्ट्स में से सीट के जो करेक्ट पार्ट हैं वो कौन से. तो आपने पढ़ा है, आपने एक डायग्राम देखा होगा बच्चों अपनी एनसीईआरटी के अंदर, जहां पे आपने जर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है. आप लोगों ने वहां पे कुछ इस तरह का डायग्राम जो है बच्चों, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, कुछ इस तरह का डायग्राम जो है आप लोगों ने देखा होगा. जाहिर सी बात है सर, याद आ गया बिल्कुल. आपने इसको कॉटिलिडन का नाम दिया, ठीक है. आपने इस रीजन को प्लूम्यूल का नाम दिया और आपने इस लोअर रीजन को रेडिकल का नाम दिया. ये वही कॉटिलिडन है जो इसके लिए फूड को स्टोर करता है, और ये रेडिकल जो आगे जाके रूट सिस्टम बनाता है, और प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है. तो यानी कि करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो कॉटिलिडन तो है, टेस्टा नहीं है, कॉटिलिडन है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है. तो ये 3 रीजन हमें यहाँ पे मिल गए हैं. टैगमेंट नहीं है, माइक्रोपाइल नहीं है ये. तो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका वो बन जाएगा, जो इसके डेवलपमेंट में आगे हेल्प करेगा. So when a plant produces a seed, it has 3 basic parts: plumule, the future shoot; radicle, the future root; and the cotyledon, which may be 2 or 1 based on the type of plant. Monocotyledonous है, dicotyledonous है, depend करता है. एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, उसके लिए. So the type of plant being in a dicot or a monocot respectively depend करता है. अगला जो है यहाँ पे सवाल जो लिया गया है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एग्जिबिटिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन और स्टिग्मा एंड लेबल. दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड के अंदर बच्चों ये आया भी है, ध्यान रखिएगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार आपने देखा आपके एनसीईआरटी में, जहाँ पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करते हो कॉन्सेप्ट, वहीं पे राइट हैंड साइड में आपको ये डायग्राम जो है बना हुआ दिख जाएगा, और इसी के नीचे वो डाइकोटिलिडनस सीड वाला डायग्राम भी जो है आपको मिल जाएंगे, सीड वाला स्पेशली. अब देखिए डायग्राम आपको इस सारे पार्ट बता रहा है कि यहाँ पे अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो रीज़न है वो लेबलिंग करके ये रीज़न पूछता है, लेकिन जल्दीबाजी में आप क्या कर देते हैं, आप जल्दीबाजी में इसको स्टिग्मा लिख देते हैं. बट एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये पॉलन ग्रेन का है. ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन का है. लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं आप लोग, गलती कर देते हैं कि आप इस ये जो एक्चुअल में स्टिग्मा रीजन है आप उसको पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा बता देते हो. तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है. ये मेल जर्म सेल हो गई, और यानी कि ये वाली जो ट्यूब है आपकी, इसे हम पॉलन ट्यूब का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, ये पॉलन ट्यूब हो गई आपकी. अंदर ओव्यूल हो गए, और बाहर वाला जो रीजन है आपका ओवरी हो गया, और अंदर यहाँ पे फीमेल जर्म सेल जो है वो देखने को आपको मिल रहे हैं. राइट. तो यही चीज़, ये क्वेश्चन जो आता है जनरली ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और आपको ये बनाना है बच्चों, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. और हाँ, अगर ये लेबलिंग करने के लिए आए तो स्पेशली आपको ऊपर वाले 2 रीजन पे ध्यान ज़रूर देना है कि एक्चुअल में एरो लगा के कहाँ पूछा गया है. राइट, एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन. सिंपल, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा which is called the pollination. A pollination could be self or the cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन जब सेम फ्लावर में ट्रांसफर होंगे गैमेट, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफर होंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंशिएट आप टेब्यूलर फॉर्म के अंदर ही करें, जिससे चेक करने वाले को भी आसानी हो और आपके भी एटलीस्ट 2-2 पॉइंट्स तो कम से कम वहाँ पे बन जाए. एटलीस्ट 2-2 पॉइंट्स तो आप लोगों के वहाँ पे बन ही जाए. अगर ये 3 नंबर का सवाल आता है तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो आप उसके डिफरेंस के अंदर ज़रूर लिखिएगा. सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नॉन एज पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन में जब स्टेमन जो है फॉर फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन इट्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन में आप दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोल सकते हो कि जो एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स यानी कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड हो गया, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, तो उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर नहीं होती. राइट. उसके अलावा जब क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसफ़र दूर है. तो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इस तरीके से आप 2 डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं. तीसरा डिफरेंस आप इसमें एग्जाम्पल्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं. कुछ
जो भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल देके आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से आपने क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में तीन तीन पॉइंट जो है वो उसके बना दिए, राइट। तो ये सेम पॉइंट वही जो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होगा, स्टिग्मा के अनदर फ्लावर, कीवर्ड इसका। सिग्निफिकेंस की बात अगर की जाए तो इवेंट है बिकॉज इट प्रिसीड्स द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंस इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है ये क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करता है। इट ब्रिंग्स अ मेल एंड फीमेल गैमेट क्लोजर फॉर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से दोनों ही गैमेट जो है वो आपस में क्लोज आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशंस को प्लांट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट जीन, क्योंकि अनदर फ्लावर के अंदर जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन देखने को मिलती है हमें। दिस वेरिएशन फर्दर इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, आसानी से आप लोग उसको कर सकते हो। अगला सवाल, व्हाट इज मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन में मैनी जो डॉटर सेल्स है उनका प्रोडक्शन होना। मल्टीपल फिजन का जो आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल में हम किसको लेते हैं? हम लेते हैं प्लाज्मोडियम को। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मोडियम की। और प्लाज्मोडियम में क्या प्रोडक्शन होता है? इसमें मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो। क्या करते हैं? मैनी डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होना। हाउ डज इट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म? कैसे होता है ये? बात करते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली दूसरा पार्ट हो गया। नेम वन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिटेड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने नाम तो लिख दिया यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो आगे देखते हैं। मल्टीपल फिजन की जो डेफिनेशन आप लिखेंगे कि दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मैनी इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो बहुत सारे, इसलिए मल्टीपल का नाम दे रहे हैं, मैनी डॉटर सेल बन रही है इसलिए मल्टीपल फिजन है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलता है जिसकी वजह से बहुत सारे डॉटर सेल जो है उनका प्रोडक्शन बच्चों होता है। हर एक न्यूक्लियस जो है वो गैदर होता है बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इटसेल्फ, डेवलप अ मेम्ब्रेन अराउंड ईच स्ट्रक्चर। मैनी डॉटर सेल डेवलप व्हिच इज लिबरेशन ग्रो इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, जो नई डॉटर सेल बन रही है वो एक एडल्ट को तो बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, नहीं तो मैच्योर तो उसको होना ही होना है, राइट। प्लाज्मोडियम एग्जिबिट करता है, ये एग्जाम्पल पूछा गया तो आपको सिंपल उसमें मल्टीपल फिजन में उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि प्लाज्मोडियम एग्जिबिट हो गया, ये चीज़ आपसे उसके अंदर पूछी गई थी। कार्पल क्या होता है? कार्पल को हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो आप लोगों ने गायनोशियम भी सुना होगा, वैसे तो आप लोगों ने गायनोशियम भी पढ़ा है। और गायनोशियम किसके अंदर आता है? गायनोशियम एक इसेंशियल वॉल के अंदर आता है। इसके अंदर आता है, एक इसेंशियल वॉल के अंदर आता है। आपने 4 वॉल पढ़े होंगे, कैलिक, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो इसेंशियल जो आपका एंड्रोशियम और गायनोशियम है, यानी कि स्टेमन मेल पार्ट हो गया और कार्पल या पिस्टल फीमेल पार्ट हो गया, वो एक इसेंशियल वॉल के अंदर आते हैं। तो इस गायनोशियम को हम 2 अलग अलग नाम भी देते हैं। एक हो गया जैसे कार्पल यहाँ पे पूछा गया है, और दूसरा नाम सेम है जिसे आप पिस्टल का नाम भी देते हैं, जिसे आप पिस्टल का नाम भी देते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। तो कार्पल के अंदर आप 3 पार्ट पढ़ते हैं, पिस्टल के अंदर आप 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक ही बात है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से पढ़ते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और तीनों के ही अपने अलग अलग काम होते हैं। तो 3 पार्ट आप कौन से पढ़ते हो? स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा आपने बोला ओवेरी। तो ये 3 पार्ट जो हैं आप इसके यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट के, स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम क्या है? रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, अभी हमने डायग्राम में भी पढ़ा था। स्टाइल क्या करता है? पासेस फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो स्टिग्मा के अंदर से ही जो आपने पढ़ा था पार्ट, ये आपका स्टिग्मा हो गया ऊपर, और नीचे जो है ये पॉलन ट्यूब बन गई, और उसके बाद नीचे आपने देखा कि ये ओवरी रीजन हो गया, एक रफ डायग्राम। तो ये इसके अंदर से पासेस होता है, तो ये हेल्प करता है पासेस ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ओवरी जो नीचे हमें देखने को मिल रहा है, ओवरी क्या है? ओवरी इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एक्स के साथ जाके वो। सो इफ एनी 2 पार्ट्स विद इन फंक्शन अटेम्प्टेड ओवर मार्क्स ओनली, तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। तो सिंपल इसका यही है कि आप 2 पार्ट तो एटलीस्ट आपको उसके फंक्शन के लिए बताने ही। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 2 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब कोई भी हमें, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से पहले कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन से रोकना, स्पर्म और ओवा को फ्यूजन से रोकना है।
तो विच इज़ एसेंशियल, तो आपको दो मेथड बताने हैं कोई भी, एंड दोबारा से देख लेते हैं। सजेस्ट एनी टू कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। आल्सो एक्सप्लेन अबाउट ईच मेथड्स ब्रीफली। तो आप लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स हैं, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड्स हैं। बैरियर मेथड्स में मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आ गए, डायफ्राम है, राइट। उसके अलावा आप ओरल पिल्स यानी कि केमिकल मेथड्स के अंदर ओरल पिल्स की बात करते हैं। सहेली आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था। कई मिनी पिल्स होती हैं, कंबाइंड पिल्स होती हैं, एट्सेट्रा। सर्जिकल मेथड्स में आप लोगों ने वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा आप लोगों ने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD में कॉपर टी के बारे में पढ़ा था, राइट। लूप पढ़ा था। तो यही सब हमें इसमें बताने हैं। कोई भी आप जो है दो बता सकते हैं। उसके अलावा कोई दो बैक्टीरियल और दो वायरल इन्फेक्शंस के बारे में आपको बताना है इसमें। आप बैक्टीरियम में गोनोरिया और सिफाइलिस बता सकते हो। वायरस में आप HIV एड्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, वॉट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ईच दैट कैन गेट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। इट इज टू एडवांटेजेस यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग दी सेक्शुअल एक्ट। कॉन्डम जो है आपको STDs से बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा नंबर एक कि आपको एक तो STD से प्रोटेक्शन दे रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि आपके मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने से बचा रहा है। तो मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड में आप एग्जांपल दे देंगे, केमिकल मेथड्स हैं आपके पास, उसके अलावा सर्जिकल मेथड्स हो गए, ठीक है। देन आगे बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, तो सिफाइलिस और गोनोरिया हो गया। उसके अलावा HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, HIV है, ये इन्फेक्शंस हो गए जो वायरल इन्फेक्शन है। और कॉन्डम्स के जो फंक्शन पूछे गए थे, प्रिवेंट कर रहा है स्पर्म की और ओवा की मीटिंग को प्रिवेंट करता है। दूसरा प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, जो अभी हमने बात की। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लगाए गए इस तरह से सवाल जो है बच्चों बनते हैं। काफ़ी सारे आप लोग देख रहे हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगातार जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो फंक्शन बताने हैं आपको दोनों के, और ऑलमोस्ट लगभग सारे ही पार्ट्स जो है हमने कवर कर लिए बच्चों, है ना। लगभग आप देखेंगे कि आपने इस चैप्टर के लगभग सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है इन क्वेश्चंस के अंदर। और क्या चाहिए? टेस्टिस के दो फंक्शन बताने और ओवेरीज के फंक्शन बताने। तो जो आप लोग जानते हो कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लीड करते हैं, और जो मेल और फीमेल जो स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करते हैं। टेस्टिस का अगर मैं पहला फंक्शन देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो कह सकता हूँ कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लीड कर रहा है, जैसे कि वॉइस चेंज होना, हार्मोनल चेंज होना, वो सभी। ओवरीज भी सेम वही ओवा का प्रोडक्शन करती है। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो प्रोड्यूस द स्पर्म्स, और दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रोड्यूस द ओवा। ये सीक्रेट करते हैं मेल्स हार्मोन को, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लीड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये लीड करते हैं किसको? फिर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो बच्चों आप लोग देखोगे कि हमने लगभग सभी पार्ट्स को यहाँ पे कवर किया है, हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस में थोड़ी सी हेल्प मिली हो बच्चों।